लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? एस एन बनर्जी, मुखर्जी। मुझको लगा एस एन बनर्जी को यहाँ कहाँ से ला दिया, वो तो कांग्रेस के स्थापना के समय थे। किस अनुच्छेद में सचिवालय के संसद के सचिवालय के गठन की चर्चा की गई? 98। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव? वी एस रामा देवी। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 83 में कार्यकाल है ना, 83 में सदन का कार्यकाल है। ठीक है, तो 83 एक में क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल, और 83 दो में है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है। राज्यसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? एस.वी. कृष्णमूर्ति। ठीक है, एस.वी. कृष्णमूर्ति। राज्यसभा का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 249 और 312। ठीक है। कर्नाटक में कितने राज्यसभा सीट है? कर्नाटक में 12। उड़ीसा में 10। तेलंगाना 7। तेलंगाना, असम और पंजाब। सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट का तो टेंशन ही नहीं लेना है, एक याद रखना है, असम में 7, बाकी सब में 1 है। गोवा में कितना है? देखो मिक्स करोगे, हमको पता है, मिक्स करोगे, अभी हमको पता है ये बात। 2 चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी तो बाकी है, अभी विधानसभा बाकी है, और जहां विधान परिषद तो डिस्टर्ब नहीं करेगा ज्यादा, विधानसभा भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हाँ ये है कि बड़े राज्यों में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा सीट होता है, छोटे राज्यों में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो याद रखोगे, एक सीट जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये कुछ राज्यों में लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, लेकिन बाकी सब में लोकसभा का सीट ज्यादा होगा और राज्यसभा का सीट कम होगा। ठीक है, तो लोकसभा में बताए थे कि गोवा में 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट, ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के सीट कितने हैं? राज्यसभा की सीट 4, पुदुचेरी का 1। ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं? 3, ये भी ध्यान देना। और कितने? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। कितने केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं? सभी में। लोकसभा में तो लोगों का प्रतिनिधि चुन के आता है, वो तो सबसे सब जगह से आएगा, तो सभी में। लोकसभा का सीट में कोई वर्जन नहीं है। ठीक है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 81। लोकसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। ठीक है। अब लोकसभा का खाली थोड़ा बहुत सीट बता दो। कल पढ़ा था रूम पे जाके, फिर से सीट अभी ही क्लियर करो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है। क्या हुआ? हाँ ठीक है। चंडीगढ़ में कितना है? अच्छा चलो शुरू से एक बार पूरा पूछ लेने, तब तुम्हें कंफ्यूज जाएगा। यूपी का लोकसभा सीट? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटक 28, राजस्थान, तुमको पक्का पता था यही करोगे, तुम लोग को नंबर याद है इधर से। ठीक है, वो बीच में एक छोड़ दिए हैं, वो मध्य प्रदेश था, ये सॉरी गुजरात था, गुजरात का 26, गुजरात 26। ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा, केरल, झारखंड 14, तेलंगाना 17। ठीक है। असम, पंजाब 13। ठीक है। छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, गोवा 2। ठीक है। मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1। ठीक है। इसमें से बोले थे जिसको एकदम याद नहीं हो रहा है, वो पहला राउंड में जो जो याद होना चाहिए वो मस्ट है। ऊपर से 5, यूपी का 80,
महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, यहाँ तक याद होना चाहिए। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25, ठीक है। झारखंड असम में 14, गोवा में 2, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 4 राज्य जहाँ पे 2-2 है। कौन कौन है वो? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 4 राज्य है जहाँ 2-2 है। बाकी जो 3 बचा उसमें 1-1, ठीक है। ये पूरा लिस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। इधर जितना मोटा मोटा देश है वो सब क्लियर हो गया, तो लगभग तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। सब याद हो जरूरी, ऐसा नहीं है कि सब याद हो ही हमेशा। पहली दौर में तो याद तो करना ही है, लेकिन हमेशा याद रहे जरूरी नहीं, पर ये सब याद हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। दिल्ली में कितने हैं? 7। दिल्ली का मत भूलना, दिल्ली में 7। जम्मू कश्मीर 5, ठीक है। उसके बाद बाकी सब में 1-1 था, लेकिन दादर नगर हवेली और नवद्वीप मिला दिया, इसलिए 2, बाकी सब में 1-1। अब जैसे यहां से देखोगे तो एक तुम्हारा पुदुचेरी आएगा। पुदुचेरी में लोकसभा में भी 1 सीट और राज्यसभा में भी 1 सीट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो तुम्हारा क्लियर हो गया। तो कल हम लोग संसद का पूरा कार्रवाई कर चुके थे ना। अब हमारा है अगला टॉपिक, वो है भारतीय न्यायपालिका, ठीक है। अनुच्छेद तो लगभग सबको क्लियर ही है, हम लोग पढ़े हुए ही हैं। उसमें कुछ और भी बातें हैं, वो सब हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो एक तरफ से देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अलग अलग देशों में न्यायपालिका का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सरकारें हैं वो विभाजित है। सरकारें क्या है? विभाजित है। सरकार का पावर विभाजित है। कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है, कुछ पावर राज्य सरकार के पास है। इसी को बोलते हैं विकेंद्रित सरकार। क्या बोलते हैं? विकेंद्रित। पावर का विकेंद्रीकरण हुआ है। क्या हुआ है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब समझ में आया? एक जगह पावर केंद्रित नहीं होगा, तो पावर का विकेंद्रित हुआ है सरकारों में। और जब न्याय व्यवस्था देखते हैं तो न्याय व्यवस्था हमारा एकीकृत है। क्या है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड। इसका मतलब होता है सब एक ही पैनल से जुड़ा हुआ है। क्या होता है इसका मतलब? सब एक ही पैनल से जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के न्यायालय एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आजाद नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य का अपना अलग कानून होगा और राज्य का अपना अलग न्यायालय होगा और देश का अलग न्यायालय होगा, ऐसा नहीं होता है। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होता तो है, राज्य में हाई कोर्ट होता है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है। वो ना तो केंद्र का है ना राज्य का है, वो न्याय प्रणाली है कि छोटे पहले एक स्थापित कर दिया सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेला सारा काम नहीं कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य को और बढ़िया से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या स्थापित किया गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को और बढ़िया से संचालित करने के लिए क्या स्थापित किया गया? जिला कोर्ट। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और उसके नीचे क्या स्थापित किया गया? अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। समझ में आया? यानी हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था में अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं होगी। यानी अगर तुम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो है, कुछ ऐसे मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बाकी जो पब्लिक का मामला है वो नीचे से ऊपर आएगा। यानी तुम्हारे पास कुछ भी समस्याएं होती है, किस लेवल का समस्या है ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारा भाई के साथ झगड़ा हो गया जमीन को लेकर, तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो, तुमको पहले कहां जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहां जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये दोनों लगभग एक ही पोजीशन पे रख देते हैं, पर सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो वहां जाओगे, यानी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तुम उस फैसले से संतुष्ट नहीं होगे, तब तुम अपील करोगे हाई कोर्ट में। कहां अपील करोगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तुम उसे संतुष्ट नहीं होगे, तब अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट। यानी हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये इस प्रणाली पर चलता है जिसको पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। तो अगर पूछा जाए हमारे देश का न्यायपालिका व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है, तो पिरामिड नुमा है। क्या है? पिरामिड नुमा। इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे जिला न्यायालय, उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। कई जगह हो सकता है अधीनस्थ न्यायालय नहीं देगा, यही 3 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई जगह तुमको जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एक ही साथ दिखेगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय को रिपोर्ट करता है, और जिला न्यायालय किसको रिपोर्ट करता है? हाई कोर्ट। रिपोर्ट करने का मतलब इससे सुपर अथॉरिटी है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी न्याय व्यवस्था को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था। क्या कहते हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था। क्या एकीकृत मतलब समझ में आ गया?
इसके बाद एक टर्म आया स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायालय का मतलब क्या होता है? हमारे देश में जो न्यायालय है वो किसी भी, हमारे जो लोकतंत्र का 3 स्तंभ है, लोकतंत्र का कितना स्तंभ है? 3 स्तंभ। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कई बार ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से याद रखोगे कि अगर पूछा जाए लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन है, कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। और चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस को। किसको कहा जाता है? प्रेस। लोकतंत्र के हैं तो 3 ही स्तंभ, वो टेम्पू है लोकतंत्र, ठीक है, लेकिन चौथा स्तंभ स्पेशल स्टेपनी के रूप में सहारा देने के लिए कौन है? वो प्रेस है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रेस को, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? 3। कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक देश है वहां ये तीनों सिस्टम होने अनिवार्य है। क्या क्या? विधायिका जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाएगा, ठीक है, और न्यायपालिका अगर कहीं गड़बड़ी हुआ तो उस पर फैसला सुनाएगा। तो देश में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है। कुछ ऐसा न्यायपालिका होगा जो कि सरकार के तहत काम करती है, मतलब सरकार के साथ मिलकर काम करती है। कुछ ऐसा देश होगा जहां पे न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। तो भारत में सरकार के साथ मिलकर काम करती है न्यायपालिका? क्या आंसर है? नहीं। न्यायपालिका हमारे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया गया है ताकि इसमें सरकार का दखल ना हो। वो अलग बात है कि आजकल कुछ मामलों में होने लगा है धीरे धीरे, वो सब हम लोग बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल ये याद रखोगे कि भारत में न्यायपालिका क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं बना सकता। हाँ, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि न्यायपालिका के लिए कोई कानून बनाना हो तो ये संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। तो कानून बना दिया, उस कानून के हिसाब से न्यायपालिका को चलना होगा, ये जरूर है। पर न्यायपालिका के फैसलों पर किसी भी सरकारी क्या बोलते हैं उसको, दबाव का कोई असर नहीं होगा। इसी कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन सारे न्यायपालिका भी अगर हैं तो वो किसके अंदर काम करता है? संविधान के अंदर। किसके अंदर? संविधान के अंदर। लेकिन इसी संविधान में लिखा गया है कि हमारे संविधान का भी अंतिम व्याख्याता कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में अगर कहीं किसी को कोई डाउट होता है कि कैसे इसको समझे, देखो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के तहत ही काम कर रहा है, और इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है किसको? संसद को। किसको? संसद को। तो संसद इस न्यायपालिका के लिए भी कानून बनाती है, पर फिर भी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र इस रूप में है कि कानून जो बन गया वो तो पूरा देश के लिए बन गया। अब न्यायपालिका को अगर लग रहा है कि उस कानून में गड़बड़ी है तो न्यायपालिका उसको ओवररूल भी कर सकती है। ये बात पता है कि नहीं? इसीलिए न्यायपालिका हर मामले में इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर सकती है। हमारे यहाँ जितने भी एपेक्स बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लगभग सबको स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया जो देश के लिए काम करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी सरकार से अलग रखकर काम करने के लिए सुझाव दिया गया है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी स्वतंत्र बनाया गया है। और अभी तुम देखोगे तो इलेक्शन कमिश्नर जो चुने जाते हैं, जो चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं, ठीक है, वो उसमें सरकार का योगदान होने चला है, ठीक है। तो सरकार कानून बदल सकती है, चयन प्रक्रिया बदल दी सरकार, और चयन प्रक्रिया अगर बदल दी तो सरकार अपने हिसाब से बना ली, ठीक है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि ये सारे बॉडीज जैसे कोर्ट हो गया, चुनाव आयोग हो गया, जिसमें सरकार का योगदान ज्यादा नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर सरकार का हस्तक्षेप हुआ ये सब किसके लिए काम करने लगेगा? सरकार के लिए। क्या जनता को सरकार से शिकायत नहीं हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। और अगर सरकार, जो जनता का शिकायत है वो सरकार से हुआ और सरकार उसका जवाब नहीं दी, या सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर रही है, जनता कहां जाएगा? न्यायपालिका। कहां जाएगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका अगर सरकार के लिए काम कर रही है तो न्यायपालिका भी क्या बोलेगी? जो कह रहे हैं बाबूजी वही होगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए न्यायपालिका को आजाद किया गया। इसके अलावा जैसे इलेक्शन कमीशन का भी चर्चा किए थे, इलेक्शन कमीशन को भी स्वतंत्र क्यों रखा गया? कि अगर चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर चुनाव कराएगी, तुमको लगता है कोई सरकार ये बोलेगी भैया हम तो अब दूध के धुले हुए हैं, आप इलेक्शन करवाइए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं, हम हार भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार बोलेगी ऐसा? यानी अगर चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर चुनाव कराती है तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें जीतने का चांस सबसे अधिक किसका होगा? जो सरकार में है। और इस तरह से डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? खत्म हो जाएगा। देखो हकीकत यही है कि पढ़ने का चीज और प्रैक्टिकल चीज दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने वाली चीजों पर ही फोकस करेंगे। अगर पढ़ाई वाला चीज रियल लाइफ में अप्लाई होता तो देश का इतना बुरा हाल नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई वाला चीज कर रहे हैं, उसी पर स्टिक करेंगे। तो भारत का न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है।
अब इसके बाद है एकहरी यानी सिंगल हायरार्की, इसी को कहते हैं सिंगल हायरार्की। क्या कहते हैं इसको? सिंगल हायरार्की, मतलब एकहरी, इसमें एक ही तरीके से जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, इसी को कहते हैं हायरार्की सिस्टम। क्या कहते हैं? हायरार्की सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका भी क्या है? एकहरी, एकहरी, एकहरी मतलब एक सिंगल हायरार्की में। कि अधीनस्थ न्यायालय जो इसका कोई दूसरा इधर उधर इसको देखने का आवश्यकता नहीं, इसका जस्ट ऊपर इसका कौन रहेगा? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय का ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय इसको भी रिपोर्ट करेगा, उसको भी रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं। एक ही आदमी को रिपोर्ट करेगा, वो किसको करेगा? हाईकोर्ट को। और हाईकोर्ट किसको करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसी को कहते हैं एकहरी, क्या बोलते हो भैया? सिंगल हायरार्की। चलो अब आते हैं सबसे बड़े कोर्ट जो कि है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में सभी जानते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई, ठीक है, कि हमारे देश में एक संविधान होगा, सॉरी हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई? 26 जनवरी 1950। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट काम करना कब से शुरू किया? 28 जनवरी से। कब से? 28 जनवरी। इसलिए अगर तुमसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 28 जनवरी 1950। अगर नहीं मिले 28 जनवरी तो क्या करोगे? 26 जनवरी 1950। लेकिन दोनों मिले तो क्या करोगे आंसर? 28 जनवरी 1950। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950। कई बार ये एग्जाम में पूछे गए, यही सवाल स्वयं पूछेगा, लेकिन 28 जनवरी ऑप्शन में नहीं देगा, क्या दे देगा? 26 जनवरी। तो भी सही है, लेकिन दोनों अगर है तो ध्यान देना, स्थापना हमेशा क्या मारोगे? 28 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहली बार स्थापित नहीं हुई है, इससे पहले भी यही सुप्रीम कोर्ट सेम टू सेम इसी लेवल का इससे पहले भी स्थापित हो चुका था 1937 में। कब स्थापित हुआ था? 1937, 1937। ये पढ़ा रखे होंगे, हिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, पॉलिटी के शुरुआत में भी ये पढ़ा रखे होंगे। 1935 का अधिनियम जब पढ़ा रहे होंगे उसी में बताए होंगे कि भारत देश में एक केंद्रीय बैंक और एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए। ये 1935 के अधिनियम में अनुशंसा की गई थी कि क्या किया जाए? भारत में एक केंद्रीय बैंक और एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए। इसी केंद्रीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका नाम सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और किस वर्ष स्थापित हुई? 1937 में। कब स्थापित हुआ? 1937। लेकिन अगर पूछा जाए किस वर्ष के अधिनियम में ये अनुशंसा की गई? 1935 में, ठीक है। और इसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये था पहली बार जब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ देश के लेवल पे। समझना, अगर तुमसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ये सब कुछ नहीं देगा, ब्रिटिश भारत में 1937 नहीं देगा, आजाद भारत का पूछेगा तब तो तुम्हारा 1950 वाला क्लियर है। अगर तुमसे पूछ लिया कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, ऑप्शन दे तुमको 1784, 1774, 1906, 1911। अब आंसर क्या करोगे? 1774, 1774। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं? वो नाम उसका सुप्रीम कोर्ट ही था, सर्वोच्च न्यायालय ही था, लेकिन वो बंगाल के लिए था। किसके लिए था? बंगाल के लिए। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नाम से एक कोर्ट स्थापित हुआ जो कि भारत का नहीं था पूरा, वो किसका था? बंगाल का। तो वो तब आंसर होगा जब तुम्हारे ऑप्शन में ये सब नहीं रहेगा। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब हुआ, आंसर करोगे 1950। ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो आंसर करोगे 1937 में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका नाम था। लेकिन पहली बार अगर ये पूछा जाए कि पहली बार ब्रिटिश भारत में कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, तो आंसर होगा 1774, जो कि बंगाल में स्थापित हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। और ये कोर्ट कलकत्ता में था और सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र के लिए ही वैलिड था, क्योंकि बंगाल में ही ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र था। इसलिए कहां तक वैलिड था? ब्रिटिश क्षेत्र। और ब्रिटिश क्षेत्र उस समय में ज्यादातर कहां था? बंगाल। वो सिर्फ बंगाल के लिए ही काम कर रहा था और चल भी नहीं पाया ज्यादा दिन, ठीक है, याद रखोगे। क्या ये तीनों डाटा क्लियर हो गया? ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुआ? 1937। भारत में सब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई आजाद भारत में? 1950, 28 जनवरी 1950। क्या संविधान में इसका चर्चा है? तो आंसर है हाँ है। किस भाग में है? भाग 5। संविधान में उल्लेख कहाँ है? भाग 5, ठीक है, भाग 5, भाग 5, अनुच्छेद 124 से लेकर 147, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। और ये सब पढ़ा रखे हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े हो वापस जब फिर से आएगा अनुच्छेद वाला बारी तो फिर से पढ़ोगे। अनुच्छेद याद रखना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए अभी फिलहाल इतना याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी मामले हैं
वो सारे अनुच्छेद 124 से लेकर कहां तक 147 तक है। ठीक है, भाग पूछा जाए कौन सा ये भाग, तो भाग 5। ठीक है, चलो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की संरचना को देखेंगे, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अनुच्छेद पढ़ लिया है वो उसको ये सब क्लियर हो चुका है। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की संरचना, तो 24 एक किसमें दिया हुआ है, 24 एक। ठीक है, 124 एक संरचना किसमें दिया हुआ है, 124 एक, 124 अनुच्छेद 124 एक में संरचना दिया हुआ है। और इसी में कहा गया था शुरुआती दौर में कि 7+1 न्यायाधीश है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा। शुरुआती दौर में जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखोगे। ठीक है, कि जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें कितने जज थे, 8 जज थे। कितने जज थे, 8, जिसमें से यह कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन जरूरत जब जब बढ़ेगा, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि संसद इसकी संख्या को बढ़ा सकती है। इसमें साफ साफ कहा गया। और जब समय बीतता गया तो सरकार को यानी संसद को ऐसा लगा कि संख्या बढ़ानी चाहिए जजों की, क्योंकि काम ज्यादा हो रहा है, संख्या कम है, तो कई बार ये बढ़ाएंगे। आखिरी बार जो संख्या बढ़ाया गया तो वो ये याद रखना है 2019 में। कब बढ़ाया गया है, 2019। कैसे बढ़ाया जाता है, एक विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, और उस विधेयक के जरिए बढ़ा दिया जाएगा, संशोधन करके बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है अभी। और नया अगर बढ़ाने का मतलब बढ़ाने का इच्छा होगा तो एक संशोधन विधेयक लाएंगे और उससे फिर संविधान में संशोधन करके संख्या बढ़ा देंगे। और ये सब आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो तो याद रखोगे आखिरी बार जो बढ़ाया गया संख्या वो कब है, 2019। और 2019 में संख्या टोटल 34 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, 34। इससे पहले 31 था और 31 से बढ़ाकर 31+1 था, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 33+1, 33+1। तो याद रखोगे इसमें से हमेशा एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 1+33, टोटल कितने हो गए, 34। तो वर्तमान में कुल न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, 34, और इसमें से एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। अब ये क्वेश्चन हल्का तो है, पर बच्चा एग्जाम में गलती करता है, क्योंकि तुम्हारा गलती होता है एग्जाम में, ना तो पढ़ाने वाले का गलती है ना पूछने वाले का गलती है। तुम क्या गलती करते हो, एग्जाम में पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य होते हैं, मतलब कितने जज होते हैं। अब आंसर होगा 34। अब दूसरा सवाल पूछेगा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, अब आंसर होगा 33। क्या ये कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, और एग्जाम में रफ्तार के कारण गलती करते हो, क्योंकि वहां देखते नहीं हो कि सहित पूछा है कि अतिरिक्त पूछा है। क्या ये छोटा सा गलती है कि नहीं है, और जिसको एग्जाम में ये गलती जो करके आओगे सोचो वो क्या जवाब दोगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना ये सब। एग्जाम में सवाल को बड़ा बढ़िया से पढ़ा करो, उसके बाद अगर किसी सवाल में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आए एक बार फिर से सवाल देखना कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा नंबर ही तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा, 2-4 नंबर से ही छूटोगे और वो यही सब नंबर है। ठीक है, तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी संख्या, 34, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने, 33। ठीक है, चलो अब है न्यायाधीशों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि उनकी अर्हताएं क्या क्या होती है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो बाकी सभी का तो चर्चा किए हुए हैं, पद से हटाने का चर्चा डिटेल से नहीं किए हुए हैं, और बोले होंगे तभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सब लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां तुम नया कुछ सीखोगे, बाकी लगभग सब चीज पढ़ा हुआ है सबका। ठीक है, अगर नियुक्ति पूछा जाए तो नियुक्ति अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहां भी मुख्य न्यायाधीश हमको लिखना होगा हम क्या लिख देंगे, सीजेआई। ठीक है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये कॉमन शब्द है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सीजेआई का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में एक ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर कभी तुमसे पूछ ले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का चर्चा किया जा रहा है। हाईकोर्ट भी है, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन तुमको पूछा जाएगा पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, फलाने हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश पूछा है इसका मतलब किसका पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलो अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगर खाली एक लाइन में कोई पूछ ले तुमसे कि न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ध्यान देना हम ना तो मुख्य न्यायाधीश बोले हैं ना ही अन्य न्यायाधीश बोले हैं, सिर्फ बोले हैं न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर तुमको दे कि सीजेआई का नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर दे दे कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो बोलोगे राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर। यहीं पे गड़बड़ होगा, बोलोगे इसमें तो थोड़ा सा खाली जोड़ दिए, यही जोड़ के एक ऑप्शन बना देता है और ये एग्जाम में तकलीफ देगा तुमको।
पहला ऑप्शन दे देगा, तुमसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति सीजीआई के सलाह पर। अब तुम यहाँ फंस जाओगे कि क्या मारे, पहला कि दूसरा, तो आंसर क्या होगा हमेशा दूसरा। पहला वाला तब सही होता जब देता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मान लो मुख्य न्यायाधीश, तब आंसर क्या होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर कोई ऑप्शन में ये बना के दिया, और ये हम नहीं बता रहे हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब यही क्लियर करो, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति सीजीआई के, ठीक है, सीजीआई के सलाह पर, ठीक है, सीजीआई के सलाह पर, ठीक है, किसके सलाह पर, सीजीआई के सलाह पर, यानी सीजीआई सलाह देंगे किनको बनाना है। अच्छा, सीजीआई कैसे सलाह देते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम है। क्या है, कोलिजियम सिस्टम। इस पर हम लोग डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, पहले हाई कोर्ट भी क्लियर करवा देंगे, तब फिर कोलिजियम पे आएंगे, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में जो सुझाव देने का काम होता है वो कौन करता है, कोलिजियम। कोलिजियम ही डिसाइड करता है कि किसको कहां देना है, नहीं देना है, उसमें कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन ये अपना रिपोर्ट भेजेगा चीफ जस्टिस पर, और चीफ जस्टिस सलाह किसको देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। तो नियुक्ति अगर तुमसे पूछा जाए सीजीआई का तो राष्ट्रपति, और अन्य का राष्ट्रपति सीजीआई के सलाह पर। अच्छा, यहाँ पे कुछ अन्य लोग भी सलाह दे सकते हैं, उनको टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये सब संवैधानिक नहीं है, ये सब औपचारिक है। दो शब्द अलग अलग यूज किए हैं, संवैधानिक और औपचारिक। संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, जिसका उल्लेख संविधान में है। औपचारिक का मतलब क्या हुआ, जिसका हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लो कोई अन्य हाई कोर्ट का भी अगर चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं, उससे भी सलाह लिया जा सकता है, पर क्या ये संवैधानिक है, नहीं। संविधान में सिर्फ इतना ही उल्लेख है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। चलो अब आ जाते हैं योग्यता पर। ये अगर पूछा जाए कि न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अन्य हो, सबका योग्यता एक ही होगा। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनता है, अगर ये पूछा जाए तो वहां पे एक क्रम है, ठीक है, क्या है, क्रम। सब चीज को देखा जाता है, उम्र को, एक्सपर्टाइज को, ठीक है, कौन कितना किस लेवल में कितना एक्सपीरियंस रखता है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा काम किया, इसके हिसाब से एक ऊपर से लेकर नीचे तक 34 टोटल जज हैं, तो 34 में तो एक को हटा दो, क्योंकि वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी है। तो अन्य जो जजेज हैं उनका क्या बनाया जाता है, एक क्रम तय किया जाता है, और सामान्यतः उसी क्रम में से जो सबसे टॉप पर आएगा उसी को क्या नियुक्त किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर जरूरी है क्या उसी को किया जाए, आंसर है नहीं, दूसरे वाले को भी किया सकता है, ठीक है, वहां फिर अलग सिस्टम काम करता है। लेकिन सामान्यतः 99% चांस है कि जो उस क्रम में सबसे ऊपर है उसी को क्या किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। चलो, अगर पूछा जाए कि नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में, 124(2) में। किसमें वर्णित है, 124(2). किसमें वर्णित है, 124(2), ठीक है। इसके बाद आते हैं योग्यता पर, कौन योग्य है, 124(3). किसमें वर्णित है, 124(3) पर, ठीक है। अभी जो अनुच्छेद नहीं पढ़े हो उसको ये सब कुछ हवा नहीं लग रहा होगा, अनुच्छेद का लग रहा होगा हाँ खाली पढ़ना है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। इसलिए अनुच्छेद में इसी पे फोकस होता है। 124(3) याद करो, उसमें योग्यता है। 124(2) याद करो, नियुक्ति है। पर अभी हम लोग प्रक्रिया पढ़ के निकल रहे हैं, ये सब अच्छे से याद रखना, ठीक है। योग्यता किसमें, 124(3) में। उसमें यह कहा गया है अगर कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस का अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, जैसे तुम नौकरी लेना चाहोगे, एक क्वालिफिकेशन होता है कि तुमको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, फलाना डिग्री होना चाहिए, इस तरह का। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बनना चाहता है तो पहला क्वालिफिकेशन है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी अन्य देश का नागरिक कभी भी भारत का जज नहीं बन सकता है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, उसको हाई कोर्ट में कम से कम, चाहे एक हाई कोर्ट हो या एक से अधिक हाई कोर्ट भी हो सकता है, कि फलाना कुछ समय तक इस हाई कोर्ट में, कुछ समय तक दूसरे हाई कोर्ट में, ये भी हो सकता है, या 5 साल तक लगातार एक ही हाई कोर्ट में, वो भी हो सकता है। उसको जज के रूप में कार्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में लगातार, वर्ड पे ध्यान देना। एक ऑप्शन रहेगा हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज के रूप में, दूसरा देगा हाई कोर्ट में लगातार 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आंसर क्या होगा, लगातार, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बीच में जा सकता है क्या, आंसर है बिल्कुल जा सकता है। लेकिन यहाँ सर्विस कर रहा था, मान लो बिहार में कोई सर्विस कर रहा था, बिहार कोर्ट के वो जज थे, हाई कोर्ट के, इसके बाद वो चले गए मान लो कल यूपी चले गए, यहाँ से उनका ट्रांसफर होकर चला गया, वो यूपी चले गए, तो वहां पे सर्विस तो लगातार लग गया ना।
लेकिन बीच में मान लो 6 महीना के लिए वो बीच में क्या बोल सकते हो अपने काम से क्या बोलते हैं उसको, मतलब अलग हो गए, उसके बाद फिर वापस काम किया, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको लगातार 5 साल तक जज बने हुए रहना पड़ेगा किसी ना किसी हाईकोर्ट का। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन मिल गया तो भारतीय नागरिक भी है और जज भी है। जज तो भारतीय नागरिक होगा ही, ठीक है, वो तो खाली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हाईकोर्ट में जज है तो वहां भी यही है, उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय नागरिक तो होगा ही होगा। तो एक ही कंडीशन है, क्या है, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में उसको लगातार जज होना चाहिए, उसमें एक या एक से अधिक हाई कोर्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है कि उसको हाई कोर्ट में 10 साल का अधिवक्ता का भी एक्सपीरियंस अगर हो जाए तो भी काम चल जाएगा। जैसे जज वो नहीं बन पाया, जैसे मान लो हम जज नहीं बन पाए हैं हाई कोर्ट में कभी, लेकिन पिछले 10 साल से हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे वकील, तो भी हम एलिजिबल हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकते हैं। बनने के लिए एलिजिबल बनेंगे ऐसा नहीं है, बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया, दोनों में से कोई एक फॉलो करना होगा, या तो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहे या 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहे। ये दोनों आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। पर इसके अलावा एक और कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे हम मान लो हम कभी कोई वकील काम किए ही नहीं है, कहीं जज बने ही नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के नजर में हम सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हुए, कानूनविद्ता हम ही हुए, कानूनविद बोलते हैं उसको, ठीक है, सबसे बड़े जुडिशियल सिस्टम का पूरा ज्ञान मेरे अंदर है। राष्ट्रपति बोलेंगे इसको बनाओ, इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ, तो भी बनाया सकता है बिना कोई दूसरा कंडीशन का। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, इस तीनों में से कोई एक। भारतीय नागरिक तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, भारतीय नागरिक तो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा इस तीनों में से कोई एक चाहिए, किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक जज, लगातार 5 वर्ष तक जज, या एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता, ठीक है, या राष्ट्रपति के नजर में कानून का ज्ञाता। इस तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर गया, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया सबको? इसके बाद है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? तो इनका ये 5 साल 6 साल वाला कहानी नहीं है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक की उम्र का होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो। क्या बोल रहे हैं? इसमें कहा 6 वर्ष, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ उम्र का दहलीज उनका है, वो है 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष। चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अन्य कोई न्यायाधीश हो, सबका जो उम्र होगा वो कितना होगा? रिटायरमेंट एज 65 वर्ष। ये नौकरी है ना, सरकारी नौकरी है ये, ठीक है। तो अगर देखो वो सब जो 5 साल 6 साल देखो, वो सब अलग तरीके से जो नियुक्त हुआ है वो होता है, ये तो एक तरह का नौकरी है, ये सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वह अपने उम्र के 65 वर्ष तक, देख ध्यान देना, चाहे नॉर्मल न्यायाधीश मतलब कोई भी अन्य न्यायाधीश हो, 33 में से कोई हो या चीफ जस्टिस हो, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, दोनों का उम्र क्या है? 65 वर्ष। तो याद रखोगे कार्यकाल 65 वर्ष तक के उम्र तक, ठीक है, उम्र तक अपने जॉब पर बने रहेंगे। और यह भी किसमें कहा गया है? 124 के 2 में, इसमें कहा गया है 124 के 2 में, ठीक है। उसी में कहा गया है कि नियुक्त कौन करेंगे? नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, और कब तक अपने पद में बने रहेंगे? 65 वर्ष तक की उम्र तक। दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश सभी के लिए उम्र जो है 65 वर्ष। एक लाइन में हम याद रख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायरमेंट एज 65 वर्ष, हाई कोर्ट का 62 वर्ष, हाई कोर्ट का 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। जैसे हमारे सारे जॉब में रिटायरमेंट एज होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि तुम 5 साल जॉब करोगे, 7 साल जॉब करोगे, चाहे कोई भी जॉब हो, तुम्हारा रिटायरमेंट एज, कोई भी टीचर बन गया, बिहार पुलिस बन गया, दरोगा बन गया, सबका एक रिटायरमेंट एज है। इस एज में पहुंच गया, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, शायद 60 वर्ष है ना, 60 वर्ष तक जॉब कर लिया, 60 वर्ष चाहे तुम्हारा 52 में क्यों ना जॉब लगा अरे अभी है ना, जैसे बिहार में देखोगे तो शायद 45-46 तक तो रिजर्वेशन वगैरह सब लगा के पहुंच ही जाता है, 40 तक तो नॉर्मल एज है ना, 37 जनरल का है और ओबीसी को 3 साल, 40, हाँ ओबीसी को 3 साल 40 है, और एसटी एससी को 5 साल यानी 42 ये सामान्य एज है बिना कंडीशन का, ठीक है। अगर मान लो वो किसी सर्विस में है तो उसको 5 साल शायद और मिलता है, ठीक है। तो अगर वो बिहार का कोई सर्विस में है तो उसको 5 साल और मिलेगा। जैसे मान लो कोई 39 में या 40 में जॉब ले लिया, 3 साल उसको जॉब करना होता है, उसके बाद वो वापस अगर बचा हुआ है समय उसके पास
तो 5 साल तक वो दे सकता है या 5 टर्म दे सकता है, ऐसे करके मोटा मोटी ये मान के रखो ना कि 42-45 तक एज है जॉब लेने का बिहार में स्पेशली। तो अगर कोई आदमी 45 में जॉब ले रहा है तो वो कितना दिन जॉब करेगा, 15 साल। कोई 30 में ले रहा है तो वो ज्यादा काम करेगा, कोई 25 में ले रहा है तो और ज्यादा काम करेगा। तो इसमें नहीं है कि तुम 5 साल काम। अभी जैसे कुछ टीचर लोग थे इससे पहले जिनका केस वगैरह चल रहा था, एक टीचर थे हमको याद है, मतलब बीच में हुआ था ना टीचर को लेकर केस वेस कुछ, तो उनका जो जॉब फाइनल हुआ था, मतलब केस ये लोग जीत गए थे, तो उनका उस समय में एज हो रहा था शायद 55 या 54। ठीक है, तो सोच के देखो, एक का तो ऐसा भी कहानी सुने थे कि 3 या 4 दिन बचा हुआ था जब ज्वाइनिंग आया उनका। मतलब आखिरी एज में बस ज्वाइन किया और रिटायर। ठीक है, ऐसा भी होता है हमारे देश में, सारा ऑन पेपर जो भी होगा वो होगा। जैसे मान लो कोर्ट से केस को जीता, ठीक है, तो आज उनका नियुक्त हो गए, अब मान लो उनका 4 दिन बाद 60 वर्ष पूरा जा रहा है तो रिटायरमेंट हो जाएगा उनका, मतलब फेयरवेल। आ जाओ वापस। तो कोई भी जज, हाँ पेंशन मिलेगा ना जी। पेंशन का नॉर्मल कंडीशन यही है कि अंतिम जो होगा, अलग अलग जॉब में अलग अलग होता है, पर उसका मोटा मोटी 50% मिलता ही है। अगर 10,000 पे ज्वाइन किए, 50,000 पे ज्वाइन किए, 20,000 पे ज्वाइन किए, उसका आधा तो मिलेगा। ठीक है, आ जाओ वापस। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, वेतन अगर बोला जाए तो वेतन दोनों का अलग अलग होता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पूछा जाए तो 2,80,000 कितना होता है, 2,80,000। ठीक है, मात्र। ठीक है, प्रति माह, ये याद रखोगे, वेतन क्या है, प्रति माह। ठीक है, प्रति माह। ठीक है, प्रति माह, हाँ प्रति माह है ये। ठीक है, मंथली। ठीक है, मात्र 2,80,000, अरे बहुत कम है। ठीक है, राष्ट्रपति का 5 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ठीक है, हाँ राज्यपाल का 3.5 लाख। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000। अन्य का इनसे कम है, 2,50,000। कितना है, 2,50,000। ठीक है, मात्र। ठीक है, अन्य का क्या है, 2,50,000। इतना समय क्या ही होगा। ये है वेतन, इसके अलावा इनको भत्ता अलग से मिलता है। मतलब जो फैसिलिटीज है वो सब अलग से मिलता है, सारी फैसिलिटी। अब आते हैं पद विमुक्ति पर, यानी पद से हटाया कैसे जा सकता है। एक तो कंडीशन है कि अपना टर्म पूरा कर लेंगे तो पद विमुक्त हो जाएंगे, ये समान कंडीशन है, पढ़ लिए। दूसरा है कि वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिजाइन करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से लेटर लिखेंगे, रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। याद रखना, कोई भी जज है अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो किसके नाम से रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे, राष्ट्रपति के नाम से। अब आते हैं कि उनको हटाया कैसे जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर हटाने का इच्छा हो गया, हटा सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ हटा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा है, और इसी पेचीदा प्रोसेस कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, यानी हिंदी में महाभियोग। क्या कहते हैं, महाभियोग। लेकिन इस महाभियोग को लगाने से पहले हमारे पास आधार होनी चाहिए। तो आधार 2 है, ध्यान देना, ये सब नहीं पढ़े होगे, ये सब पढ़ना चाहते हैं। आधार 2 है कि कैसे हम किसी न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आंख मलते मलते तुम्हारा एमपी उठा, ऐसा तो कभी कुछ बोलता नहीं था और कोर्ट में पहुंच गया, हमको इस जज को हटाना है, हम महाभियोग लाना चाहिए, मारेगा चार्ज अफर। नहीं ला सकता है, ऐसे बोल भी नहीं सकते हैं कुछ किसी के बारे में। जजों के बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, और संसद के बारे में कोई चर्चा जज नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, समान रूप से चर्चा भी नहीं होता। तो आधार क्या है, आधार है पहला दुराचार। क्या है, दुराचार। दुराचार समझते हो, दुराचार मतलब समझते हो, हाँ व्यवहार उसका गलत हो गया, संवैधानिक तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी करप्शन में फंस गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ये इससे सवाल जरूर आएगा किसी बढ़िया एग्जाम में, क्योंकि रिसेंट को लेकर काफी चर्चा है, और हमारे जो धनखड़ साहब है उनके में भी कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन में यही जो है मामला ये आया है सामने। ठीक है, अभी एक जज थे कुछ समय पहले जिनके घर से 15 करोड़ जला हुआ नोट मिला था, वही मामला है, कोई वर्मा है, जस्टिस वर्मा। ठीक है, जस्टिस वर्मा, उन्हीं का सारा मामला है, और यही सेम प्रोसेस तुमको याद रखना है। इसी प्रोसेस को हटाए जाने का कार्रवाई अब शुरू होती। ठीक है, और हुई। अब कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, ये समझना, तभी वो समझ पाओगे, नहीं तो न्यूज में कुछ नहीं बताएगा ये सब कैसे क्या होता है। ठीक है, याद रखोगे। पहला कंडीशन क्या है, दुराचार, अगर उनका व्यवहार खराब है तो उनको हटा देंगे। दूसरा है अयोग्यता। क्या है, या अयोग्यता नहीं कहते हैं इसको, अक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षमता, मतलब कुछ ऐसा कारण हो गया कि वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, वो अयोग्य हो गए हैं काम करने में, तो इसको कहते हैं अक्षमता। क्या कहते हैं, अक्षमता। दो कंडीशन है जिसके बिहार पर हम हटाने का कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हटा नहीं सकते हैं अभी, हटाने का कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, और बताएंगे अभी कि हटाने के पीछे मतलब सोच सकता है कि तुमको पता है कि ये क्रिमिनल है,
ये मेरे घर से दस्तखत चुराया है और ये तुम साबित भी कर दिया, पर अब इसको हटाने के लिए वोटिंग होगा और वोट में ये पास कर गया। अब सोचो कैसा लगेगा, कैसा आत्मा का चोटेगा। अभी वही प्रोसेस यहाँ होता है, आएंगे अभी, ठीक है। तो आधार क्या होता है, दुराचार या अक्षमता। इसके अलावा कोई और आधार है क्या, तो आंसर है नहीं, दो ही आधार है। क्या क्या है, दुराचार या अक्षमता। अगर वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, दुराचार करते हुए पकड़े गए, घूस लेते हुए या असंवैधानिक कार्य करते हुए पकड़े गए तो होगा, नहीं तब उनकी क्षमता नहीं है कि वो जज बने रहे तो होगा, ठीक है, याद रखोगे। प्रक्रिया क्या कहलाता है, महाभियोग। क्या कहलाता है, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ठीक है। प्रक्रिया क्या कहलाएगा, महाभियोग। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है। अंग्रेजी में इम्पीचमेंट, हिंदी में महाभियोग। अब इस इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू कैसे होता है उसको एक एक करके अच्छे से समझते जाए। सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा, एक प्रस्ताव। कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं पे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली लोकसभा में, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव में ये होगा कि हम हटाना चाहते हैं। अब ये कोई भी ला सकता है, पक्ष का विपक्ष का कोई भी हो, कोई भी एक आदमी इसको ला सकता है, लेकिन अकेला कोई आदमी इसको लाने से कोई फायदा है नहीं। जब हम इस प्रस्ताव को लाएंगे तो लाने से पहले कुछ कंडीशन है कि मेरे पीछे अगर ये प्रस्ताव हम लोकसभा में लाए तो 100 आदमी खड़ा होना चाहिए। कितना आदमी, 100 आदमी। और अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 आदमी खड़े होने चाहिए। कितने आदमी, 50 आदमी। तो याद रखोगे, अगर ये प्रस्ताव जो है हटाने का प्रस्ताव, ये अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 समर्थक चाहिए। कितने समर्थक चाहिए, 100। यानी इस हटाने वाले प्रस्ताव पर जो सिग्नेचर होगा कितने लोगों का, कम से कम 100 आदमी। बाहरी नहीं, ऐसा मत सोचना मोहल्ले से साइन करवा के लेते जाएंगे। लोकसभा 100 लोकसभा सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए। और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो कितने सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए, 50। इस दोनों कंडीशन में से या राज्यसभा में 50 समर्थन कर दे या लोकसभा में 100 समर्थन कर दे, इसके बाद अभी भी बिल लाया नहीं गया है, इसके बाद हम जाके ये अध्यक्ष को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे, अध्यक्ष को। अगर अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, याद रखोगे स्वीकृति कौन देगा, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। अगर लोकसभा है तो स्वीकृति देगा स्पीकर। कौन देगा, स्पीकर। तो देखो पॉलिटी तुम लोग अंतिम समय में है, यहाँ पे शब्द तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगर लोकसभा का चर्चा करेंगे तो बोलोगे स्पीकर। क्या बोलोगे, स्पीकर। और राज्यसभा का चर्चा करेंगे तो बोलोगे चेयरमैन। हिंदी में अध्यक्ष दोनों को बोल देते हैं, पर एक्चुअल में चेयरमैन कहते हैं। वो क्या कहते हैं, चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है। ये शब्द यूज करते हैं हम लोग। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल करना है तो राज्यसभा का चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेयरमैन। और लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो अगर मान लो ऑप्शन में कभी दे दिया, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछे भी नहीं जाने चाहिए, पर जानते हो क्वेश्चन का कभी कभी लेवल वाहियात होता है। अगर पूछ गया कि लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव को कौन स्वीकृति देगा, पहला दे दिया चेयरमैन, दूसरा दे दिया स्पीकर, तीसरा फलाना, चौथा ढकाना, आंसर क्या करोगे, स्पीकर। वहां किंतु परंतु नहीं लगा सकता। तो हम लोग ये समान शब्दावली है जो प्रयोग करते हैं। तो अगर लोकसभा में आया, ये लाया गया है, ये 100 आदमी के समर्थन के साथ हम लेटर लेकर जाएंगे, मेरे पीछे 100 लोग खड़े रहेंगे और हम जाके लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को सौंप देंगे। अब स्पीकर बोलेंगे ठीक है जाइए आप लोग, हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा होगा हम विचार देंगे आप लोगों को, ठीक है। और राज्यसभा में अगर जाना है तो हम तो लोकसभा में, ये गया राज्यसभा में और राज्यसभा में 50 लोग लेकर गया और राज्यसभा के चेयरमैन को जाकर दे दिया। राज्यसभा के चेयरमैन बोलेंगे ठीक है हम देखते हैं, विचार करते हैं इस पर क्या है, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी जो जस्टिस वर्मा है उसके खिलाफ दोनों जगह आ गया, लोकसभा में भी आ गया फिर और राज्यसभा में आ गया। आना चाहिए था इसको राज्यसभा में ही पहले, क्योंकि राज्यसभा में लाया था विपक्ष। कौन लाया था, विपक्ष। लेकिन जैसे ही पता चला कि विपक्ष वाला ले आ रहा है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता, तो पक्ष वाला ज्यादा जोर लगा दिया हमारा भी उसमें योगदान होना चाहिए। और इसी में जो क्या बोलते हो, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब को थोड़ा सा बुरा भी लगा था, तो पहले ये आ गया लोकसभा में। कहाँ आ गया, लोकसभा में। लेकिन एक ही दिन आया है, ऐसे कहा यह गया है कि लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से जहां पहले आएगा उसी का लागू होगा। तो एक ही दिन आ गया तो दोनों में एक ही साथ आ गया, ठीक है। लोकसभा में भी आ गया, राज्यसभा में आ गया। किसको लाया जाना चाहिए, तब जहां सबसे पहले आएगा वहां, लेकिन आया तो एक ही साथ है। यहाँ पे ज्यादातर चांस था कि किसका लागू हो जाएगा, लोकसभा का। किसका लागू होगा, लोकसभा। क्यों, लोकसभा अध्यक्ष भी सरकार के अंदर ही काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, और राज्यसभा अध्यक्ष भी सरकार के अंदर ही काम कर रहा है। पर इस मामले पर देखा यह गया था कि जो जगदीप धनखड़ बाबू हैं वो खुलकर कई बार इस पर विरोध कर चुके थे
एक जज के घर में अगर इस तरह का मामला उठता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन भी नहीं सुनाती है और उस जज को बर्खास्त भी नहीं किया गया है, सवाल भी कोई नहीं पूछना चाह रहा है, इसका मतलब इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ है और इसका जांच होना चाहिए। कोई नहीं बोला है सरकार में से इस मामले को लेकर, याद रखना सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से जब भी किसी से पूछा जाता है तो अगर ऐसा मामला है तो जांच किया जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो, किसी ना किसी सरकार के आदमी का योगदान होगा, ये हम नहीं कहते हैं, ऐसा सबको आशंका होगा। अब समझो कि उसी में से एक आदमी है जगदीप धनखड़ जो 4-5 बार इस सवाल को उठा चुके हैं कि जज अगर ऐसे काम में फंसने लगे तब लोग विश्वास किस पर करेगा। और ये चाहते थे कि मेरे पास आई ये केस, ठीक है, और उनके पास केस ला रहा था विपक्ष। कौन ला रहा था? विपक्ष। राज्यसभा में कौन ला रहा था? विपक्ष। अब वहां अगर विपक्ष ले आता तो मतलब थोड़ा ज्यादा बल पड़ जाता ना विपक्ष का, पब्लिक के बीच में उड़ जाता। इसीलिए सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि मेरा नाम हो, इसीलिए जो लोकसभा है वही बुलाएगा। अब इनको लग गया बुरा, ये दे दिए इस्तीफा, ठीक है। खैर वापस हो, अभी हम लोग हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। लोकसभा में कितने लोग आएंगे? 100 लोग, और राज्यसभा में 50 लोग। किसको सौंपेंगे अपना प्रस्ताव? अध्यक्ष को। अध्यक्ष अगर स्वीकार कर लेते हैं, अध्यक्ष अगर इसको स्वीकार कर, समझना इसे, 100 आदमी है या 50 आदमी है तो प्रस्ताव आ जाएगा, जरूरी नहीं है। किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को। और स्वीकृति कौन देगा? अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है तब, अगर अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है तो एक जांच समिति का गठन होगा। क्या होगा? जांच समिति। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना, ठीक है। अगर स्वीकार कर लेता है तब एक जांच समिति गठित होगा। और ये जांच समिति का जो चर्चा चलता है, जिस आधार जो बनाया जाता है वो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। किसके तहत किया जाता है? न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम, ठीक है, जांच अधिनियम, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये याद रखना, ये सब अभी चर्चे में है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखोगे। अध्यक्ष अगर स्वीकृति दे देते हैं प्रस्ताव को, उसके बाद एक जांच कमेटी गठित होगा। किस अधिनियम के तहत? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम क्या लिख दीजिए? जांच, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत गठित होगा। अब ये कैसे गठित होता है? इसमें 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 लोग, ठीक है। 3 लोग में से एक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। एक होगा किसी भी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक और कोई जो चाहे वो रिटायर्ड जज हो या कोई भी हो जिसको नॉलेज होगा, ठीक है, न्याय का अच्छा जिसको ज्ञाता होगा, वैसा कोई, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, कितने लोग होंगे जांच कमेटी में? 3 लोग। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी जज, मुख्य न्यायाधीश हो जरूरी नहीं है, कोई भी जज हो सकते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी जज, एक जज होंगे। अच्छा, यही डिसाइड कौन करता है? ये चेयरमैन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन। समझना खेला कहां होगा। हमको पूरा यकीन है कि जस्टिस वर्मा क्या बोलते हैं उसको, बाइज्जत बरी होंगे इस केस से, हमको यकीन है। सब देख लेना, साल 2 साल लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिस वर्मा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अब सब चीज वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। जैसा नहीं होना चाहिए था वो जगदीप धनखड़ करते, यानी अपने हिसाब से ये जज को चुनते। जज में भी क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स चलता है। इसको ये केस में डालेंगे तो इसका विरोधी है, ये इसका पक्ष में है, समझ रहे हो। यानी अगर मान लो मेरा कोई जज दोस्त है, ठीक है, और मेरे ही पास केस आया, तो भगवान तो हम है नहीं, ये याद रखना। इंसान ही है धरती पर, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं किसी पे, हम समानता बोल रहे हैं। तो केस हो सकता है कमजोर, हो सकता है नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश ये रहेगा कि भैया तुम अगर मान लो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम हमको केस नहीं दोगे, इसको दे दोगे, ठीक है, ये निष्पक्ष होकर कार्य करेगा। तो ऐसा ही होता है। अभी जांच चेयरमैन जैसे राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष, यही डिसाइड करेंगे कौन इसका हो सकता है मेंबर जांच कमेटी का। 3 मेंबर उसमें होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, और दूसरा एक अन्य आदमी होगा जो कि नॉलेज रखता होगा कानून का, ठीक है। ये तीनों फिर जांच करेगा उस जज के आचरण का, ठीक है, और फिर इन दोनों मामलों को देखकर जांचते हुए ये सिद्ध करेगा कि हाँ ये बात सही है कि गलत है। अगर ये मामला सिद्ध हो गया, दुराचार का आरोप लगाया, दुराचार सिद्ध हो गया, तब वो फिर रिपोर्ट देंगे चेयरमैन को, भैया हम लोग जांच कर लिए और ये रिपोर्ट है सही, ठीक है, ये आदमी गलत है। अब आपको जो करना है कीजिए, अब वापस इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। अगर लोकसभा में पहले बिल स्वीकृत हुआ था, वहां लाया जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा में अगर आया है तो लोकसभा में विशेष बहुमत से बिल को पारित करना होगा। समझना, ऑलरेडी कोई फैसला सुना चुका है कि ये गलत है,
अभी उसको बर्खास्त नहीं किया गया है, अब इसके बाद वोटिंग होगा। ठीक है, मान लिया गलत है, कितना आदमी कहते हो कि इसमें गलत है, जांच कमेटी काहे बैठाए थे भाई? अगर जांच वो बोल ही दिया कि हाँ वो गलत है, अब हम वोटिंग करवा रहे हैं, वोटिंग करवाएगा। ठीक है, उसमें भी विशेष बहुमत, समझना विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य का 50% से अधिक और बैठे हुए सदस्य का 2/3। इस विशेष बहुमत से वो बिल पारित होगा। फिर लोकसभा में पारित हो गया तो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होगा, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, तब फाइनली वो हटेगा। ठीक है, अब यही हो जाता है खेल। अगर मान लो वो जज का समर्थन वाला ज्यादा लोग हो गया, क्योंकि कुख्यात आदमी ही जज में फंसता है, और तुम्हारे जो पार्लियामेंट है वहां कैसे लोग बैठे हुए हैं जान ही रहे हो। ठीक है, सबका कहीं ना कहीं खैनी एक ही साथ रखता होगा। अगर कोई जज फंस रहा है, समझना वो अच्छा आदमी तो है ही नहीं, और पार्लियामेंट में भी जो बैठे हुए लोग हैं उसमें अधिकांश अच्छे आदमी हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो हाँ, हाँ जाओ, तो दोनों का दोस्ती अच्छा होगा तो वोटिंग में पास नहीं होगा। यही हुआ था जब पहली बार लाया गया। अगला सवाल तुमसे ये उठता है, यहां तक समझ में आ गया ना, कि जांच कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगा, फिर चेयरमैन मंगवाएगा प्रस्ताव, जो प्रस्ताव जैसे आया था, फिर वोटिंग होगा। कैसे पारित होना चाहिए वोट? वोटिंग में विशेष बहुमत से। ठीक है, याद रखोगे, विशेष बहुमत से। कैसे वोटिंग होगा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के बारे में बताया गया, कुल सदस्य का 50% से अधिक और बैठे हुए सदस्य यानी जितना भी आए हुए हैं उसका 2/3 होना चाहिए, तभी ये बिल पारित होगा। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस फॉलो होने के बाद ही हटाया जाता है। इसमें समय भी लग सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल समय लग सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि ऐसा कभी मतलब लाया गया क्या इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, तो आंसर है हाँ लाया गया। पहली बार अगर पूछा जाए कब लाया गया है तो 1991 में। कब लाया गया है? 1991 में। कब लाया गया? 1991 में। ठीक है, और उस जज का भी नाम तुमसे पूछा जा सकता है जिसके खिलाफ ये लाया गया था। ठीक है, जज का नाम क्या है? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। क्या नाम है? वी रामास्वामी, वी रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी याद रखोगे, वो न्यायमूर्ति हैं वी रामास्वामी। ठीक है, 90 के आसपास वी रामास्वामी पंजाब हाईकोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब हाईकोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। वहीं पर उन पर पैसों के गबन का मतलब आर्थिक क्या बोलते हो, मतलब फाइनेंशियल अनियमितता का उन पर केस लगा था। मतलब पैसा इधर उधर किए हैं, कुछ ज्यादा सौवादी, मतलब ऐसा था कि पैसा को ज्यादा यूज कर लिए थे, उनके पास इतना होना नहीं चाहिए था। इसी को लेकर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया था। ठीक है, 1990 का ये केस था। मतलब 90 में ये कहाँ के जज थे? पंजाब और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। सुने हो ना नाम कभी जी? अभी हाईकोर्ट पढ़ाएंगे तब सब हाईकोर्ट का चर्चा करेंगे। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, दोनों का हाईकोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का हाईकोर्ट एक ही है, लेकिन नाम है इसका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि जब वी रामास्वामी पर आरोप लगाया गया, जिस समय पर आरोप लगाया गया था उस समय पे वह कहाँ के जज थे? तो क्या थे वो? पंजाब हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे। उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इन पर लगा महाभियोग 1991 में। कहाँ लगा? कब लगा? 1991 महाभियोग लगा। तो फिर प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसको समर्थन दिया गया, मतलब पास किया गया, लोकसभा में लाया गया था और जांच कमेटी का गठन हुआ। जांच कमेटी अपना रिपोर्ट दे दिया 93 में। कब रिपोर्ट दिया? 93 में। और जांच कमेटी इस इल्जाम को सही पाया, मतलब वो जज है, गलत काम किया है। अब समझना, अब वह वोटिंग और लोकसभा में वोटिंग से पारित नहीं हो पाया, मतलब विशेष बहुमत नहीं आया और बिल वहीं पे गिर गई। ठीक है, क्योंकि जो विपक्ष था यानी उसमें भी बीजेपी थी, वो लाया था और सरकार में थी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस उसको पारित नहीं होने दिया, कांग्रेस का जो जितना सदस्य था वो सब वॉकआउट कर लिया, यानी 2/3 बहुमत नहीं आया और ये पारित नहीं हुआ। इस तरह से वो खत्म हो गया, यानी ये निर्दोष साबित हो गए। समझ रहे हो मतलब कितना चुभता है? जांच कमेटी गठित हुआ, जांच कमेटी दोष पाया उसमें, और सामने में वो आदमी है, तुम जान रहे हो ये दोषी है, वोटिंग करवा दिया। ये बताओ कौन आदमी मानता है कि गलती किया है कि नहीं किया है? उसमें से 2/3 बहुमत नहीं मिला और ये निर्दोष साबित हो गया। ऐसे देश में जहां फैसला हो वहां तुम समझता है कि वहां पे मतलब प्रगति हो सकता है कभी? जो कहा गया है ना कि जो डेमोक्रेसी है वो मूर्खों का शासन है, और ये एकदम सही है। डेमोक्रेसी मूर्खों का ही शासन है, यही तुमको दिखाता है। ठीक है, और कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही याद रखना, वो जज अगर करप्ट है तो इस बीच में बैठे हुए अधिकांश लोगों से उसका बढ़िया संबंध होगा। तुम अपने मोहल्ले में समझ लेना, तुम्हारे मोहल्ले का जो डकैत होगा, जो लुटेरा होगा, उसका तुमसे ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखना। तुम भले ही कितना परोपकारी क्यों ना हो,
तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे अगर तुम्हारे ऊपर केस कास हो गया। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले का जो डॉन होगा, जो डकैत होगा, उसका कॉन्टेक्ट प्रधानमंत्री तक रहेगा। ठीक है, देखना हम फोन करते 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 वहां से रिपोर्ट आ जाएगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, थाना में जितना भी लोग का चोर डकैत पकड़ाता है, सबको कभी आश्चर्य लगता है कई बार, चला इसके लिए यहाँ से फोन कैसे आ सकता है। वो अपने दादा फोन करेगा, नाना फोन करेगा, चाचा फोन करेगा, मौसा फोन करेगा, उसके बाद पता चला कि ये कौन बोल रहा है, सीएम का पीए बोल रहे, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब तुम जान पे, इसीलिए जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है इतना गर्त में जाता है। सोचो क्या दौर बीतता है, एक दरोगा जिसको गोली लग सकता था, समझना इस चीज को, वो ईमानदारी ड्यूटी करते हुए गया और टांग उंग तोड़वा के उसको पकड़ के लाया, उसके बाद थाना में लाके उसको भर्ती किया। ठीक है, और अभी कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा है, उसके नाना का फोन आ गया, क्या पकड़ा जी, छोड़ दो इसको। और सोच के देखो क्या बीतेगा उसका। अब बोलेगा पुलिस काम नहीं करती है, काहे का काम करेगा भाई, जान पे खेलने के लिए काम करेगा, मर जाएगा तो कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग जाए गलत तरीके से पकड़ा। ये हमेशा होता है। इसीलिए याद रखना, किसी भी जज के खिलाफ अगर लाया गया तो वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन के कारण ही पैसा खाया होगा, और वो कभी हारेगा नहीं। अभी तक 3 ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ लाए गए हैं। अगर पूछा जाए अभी तक कितनी बार महाभियोग लाया गया है, कितने जजों के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों के विरुद्ध ये लाया गया है, और किसी के ऊपर दोष सिद्धि मतलब नहीं हुआ है, कोई भी वोट नहीं पारित नहीं हो पाया विशेष बहुमत से। यानी कितनी को हटाए गए अभी तक, 0। ठीक है, अभी तक किसी को भी नहीं हटाया गया, और संभवतः आगे ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, चोर चोर मौसेरा भाई सुना होगा, तो दोनों जब चोर मिल जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ना तो अभी तक किसी को हटाया गया है, और जहां तक मेरा उम्मीद है कि ना ही हटाया जा सकता है। ये है पूरा हटाने की प्रक्रिया। समझ में आ गया पूरा प्रक्रिया, बोलो। चलो एक बार शुरू से सारा देख लेते हैं। भारत का न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड है और एकहरी है। तो हमारा न्यायपालिका का संरचना कैसा है, पिरामिड। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे जिला न्यायाधीश, उससे नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश। आगे फिर हम लोग देखेंगे कैसे जिला न्यायाधीश जो है वो फिर लोगों को बढ़ता है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई, 28 जुलाई 1950। ठीक है, ब्रिटिश भारत में क्या था ये सर्वोच्च न्यायालय, फेडरल कोर्ट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 के अधिनियम के तहत। संवैधानिक उल्लेख कहां से कहां तक, 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, जिसमें से 124 में इसका गठन और संरचना है। ठीक है, जिसमें से ये कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। शुरुआती दौर में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल 8 जज थे। संसद को यह अधिकार दिया गया था। कभी पूछा जाए कि जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर करोगे संसद। संसद के पास यह अधिकार है, वह एक संशोधन बिल लाकर जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जब उनको इच्छा हो जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। और लास्ट बार जो संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है, और उसके बाद जजों की संख्या हो गई 34। कितने हो गए हैं, 34, 1 + 33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करेंगे, अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर राष्ट्रपति ही करेंगे। योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें से 3 कंडीशन में से कोई एक। पहला कंडीशन है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार एडवोकेट। ठीक है, हाँ, अधिवक्ता, या नहीं तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता। ठीक है, इसको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, खाली कानून का जानकार होना चाहिए, अकबर रहता तो बन जाता। ठीक है, चलो कार्यकाल इसका कितना होता है, 65 वर्ष की उम्र। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है, चीफ जस्टिस हो या जज, नॉर्मल जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 65 वर्ष तक का उम्र। ठीक है, वेतन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो 2,80,000, अन्य जज है 2,50,000। कार्यकाल, पूरे कार्यकाल के दौरान का सैलरी कभी भी कम नहीं हो सकता है, और इनको पेंशन 50% जो आखिरी महीना का सैलरी होगा वो मिलेगा। ठीक है, जैसे 8वां वेतन अभी लागू होगा, हो सकता है 2027-28 तक 8वां वेतन लागू हो जाएगा, अगर सरकार सही सलामत रह गई तब। ठीक है, 8वां वेतन अगर लागू हुआ तो सैलरी लगभग डबल हो जाएगा, यानी जो राष्ट्रपति है उनका सैलरी लगभग 9 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तभी 5 लाख है, लगभग 9 लाख के आसपास राष्ट्रपति सैलरी हो जाएगा। नॉर्मल सबका लगभग दोगुने के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इनका सैलरी जो है अन्य न्यायाधीश का ये 5 लाख हो जाएगा, और इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 × 16 1,60,000, मतलब कितना हो जाएगा, 5,60,000। ठीक है, इस तरह से जिसका सैलरी अभी मान लो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसका सैलरी 40,000 है, उसका लगभग 70,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, दो गुने के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केंद्र में होगा लागू, और बिहार में उसके 1-2 साल के बाद। तो अभी जिसका बिहार में जॉब लग जाएगा इंतजार करना पड़ेगा,
केंद्र में अगर 27 में हुआ तो बिहार में 29 तक होगा, 1-2 साल समय ले लेता है। जनरली सारे राज्य जो है वो केंद्र को फॉलो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉलो करे, बिहार करता है। अभी जैसे देखोगे वेस्ट बंगाल, वहाँ टीचर का आज भी सैलरी 15-20 हजार 25 हजार यही है, ठीक है। और बिहार में देखोगे तो लाखों में चलता है, ठीक है। तो सब राज्य का अपना अपना है, लेकिन केंद्र को ही जनरली जो बड़े राज्य है उसे फॉलो करता है, ठीक है। वापस आओ, पद विमुक्ति, पद अगर हटाना है, दो तरीका तो हो गया, स्वतंत्र है, एक रिटायरमेंट हो गया, दूसरा त्याग पत्र हो गया, ठीक है। ये दोनों तो अपना है, लेकिन अगर हटाना है तो आधार क्या होना चाहिए, दुराचार या अक्षमता, ठीक है। या तो दुराचार के आधार पे या अक्षमता के आधार पे। प्रक्रिया क्या कहलाता है, महाभियोग, ठीक है। इस महाभियोग को लाने का लंबा प्रोसेस है, ठीक है। लाने के लिए किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अगर लोकसभा में लाया गया तो कितने लोगों का समर्थन, 100 लोगों का, राज्यसभा में 50 लोगों का। इसके बाद किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास। जो भी लोकसभा में आया तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा अध्यक्ष। अगर वो परमिशन दे दिए तो अभी वोटिंग नहीं होगा, अभी एक जांच कमेटी का गठन होगा। तो लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष के परमिशन के बाद जांच कमेटी का गठन होगा। जांच कमेटी का गठन किस वर्ष के अधिनियम के तहत, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके तहत जो जांच कमेटी गठित होता है उसमें कितने लोग होते हैं, 3 आदमी, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है उसका चीफ जस्टिस, और एक कोई अन्य कानून का ज्ञाता। यहाँ नहीं लिखे, तुम्हारे नोट्स में सब चीज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर ये जांच कमेटी सही पाया गया, अगर जांच कमेटी ही बोल दिया कि ये गलत है, तब तो बात का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जांच कमेटी दुराचार या अयोग जो अक्षमता है इसको साबित कर देता है, तब ये वापस जाएगा जिस भी सदन में आया था वहां, और वहां फिर से वो प्रस्ताव लाया जाएगा, और अब होगा वोटिंग। वोटिंग में बिल पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से, जो प्रस्ताव है उसको पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से। अगर ये पारित हुआ तो सिर्फ एक सदन से नहीं, दूसरे सदन में फिर से वोटिंग होगा, जिसे नॉर्मल बिल होता है, वहां भी विशेष बहुमत से उसको पारित होना चाहिए। अगर ये हो गया तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको साइन कर दिया तब वो जज हट जाएगा। क्या अभी तक कभी भी लाया गया है, तो आंसर है हाँ। पहली बार कब लाया गया था, 1991 में, 1991 में लाया गया। कब, किसके खिलाफ लाया गया, वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। जिस समय में इन पर आरोप लगाया गया, कहाँ के ये जज थे, ये पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। क्या थे, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनके खिलाफ लाया गया था, और इन पे जो जांच कमेटी गठित हुआ उसने रिपोर्ट कर दिया 93 में। तो इनका जो महाभियोग का काल हो गया, समझना क्या हो गया, 91 से 93, क्या हो गया, 91 से 93। पहले स्टार्ट कब हुआ, 91 में, और अंत कब हुआ इसका, 93 में, ठीक है। 91 से 93 हम लिख देते हैं यहाँ पे, 91 से 93, ठीक है, 91 से 93 याद रखना, ठीक है। 93 में फिर से वापस प्रस्ताव लाएंगे, जो प्रक्रिया है, और वोटिंग हुआ, और उसमें ये मतलब बिल पारित नहीं हो पाया, 2/3 बहुमत नहीं आया, और वीर रामास्वामी एकदम क्या बोलते हो, निर्दोष साबित हो गए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और वो बच गए। ऐसा अभी तक कितना बार हो चुका है, 3 बार, और तीनों बार वो जज बच चुका है। चौथा चांस है कि 2025 में चौथा ये आया, ध्यान देना। अभी 2025 जून तक का ये कहानी था, 2025 जुलाई या अगस्त, जुलाई तक खत्म होने वाला है, जुलाई या अगस्त में अगर ये शायद मतलब एक्सेप्ट हो गया होगा लोकसभा वाला, क्योंकि आया है कल ही से सत्र शुरू हुआ है, कल या परसों से। इस्तीफा किस दिन दिए, हाँ जो भी है, अभी 2-3 दिन हुआ है सत्र को शुरू हुए, तो इसी सत्र में लाया गया है, ठीक है। तो अभी एक बार वेरीफाई हो जाए, अध्यक्ष उसको स्वीकृति दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा भी हम लोग शामिल कर लेंगे, जो कि होगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ। किसके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। 100% मेरे हिसाब से स्वीकृति मिलेगा और ये बिल लाया जाएगा। तो अभी तक 3 आए हैं और चौथा 2025 में आएंगे, इसलिए पूरा मामला फिर से गर्मा गया है और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या हटाया गया है किसी को अभी तक, तो आंसर है किसी को नहीं हटाया गया, तीनों के खिलाफ तीनों निर्दोष साबित हो गए, तो कोई टेंशन नहीं। अब समझना सिर्फ इतना ही कि तीनों के खिलाफ जो बिल लाया गया था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा ही, पर तीनों निर्दोष साबित। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।